अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कुदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैंने क्रिप्टो मार्केट की कुछ क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस एनालिसिस करना है। आपको बताना है कि इस वक्त जब मार्केट करेक्शन कर रही हो तो किस किस जगह पे आप अपने बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं, और साथ कुछ न्यूज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये टोटल मार्केट कैप का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि आपको बड़ी बड़ी विक्स और बड़ी बड़ी वोलाटिलिटी नजर आई है। परसों तो अच्छी खासी वोलाटिलिटी थी। ऑलमोस्ट जो टोटल मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन से ड्रॉप होके 2.65 ट्रिलियन पे ड्रॉप हुआ। लेकिन अभी जो है वो जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट में अभी भी इस चीज की र्यूमर्स हैं कि मार्केट मजीद करेक्शन कर सकती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी जो हैं उनका एनालिसिस करके आपको बताता हूं, ताकि इस करेक्शन के अंदर भी बजाय इसके कि आप फियर और पैनिक में आए, इस बेरिश मार्केट के अंदर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बाइनांस की जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें जो गेन कर रहा है सबसे ज्यादा वो ट्रस्ट वॉलेट का टोकन है TWT। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पिछली कई वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूं कि इस क्रिप्टो करेंसी की मुझे कोई यूजेबिलिटी नहीं नजर आ रही। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। क्या ये डोज कॉइन, मीम कॉइन्स की तरह बिल्कुल इसी तरह हाइप और कम्युनिटी की वजह से इसकी प्राइस अप जा रही है, या कोई सॉलिड रीजन है जो कि मेरी समझ में नहीं है? तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा मोबॉक्स, ये भी एक गेमिंग टोकन है और इसकी प्राइस जो है वो $1.66 तक जाके टच करके अभी फिर ये दोबारा करेक्शन कर रही है। करेक्शन क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पिछले कई हफ्तों से मोबॉक्स की प्राइस भी जो है वो काफी अंडर प्रेशर रही है। इसी तरह LTC है, शिबा कॉइन है, ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन है, AXS, ये सारे कॉइन्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये दो चार इस तरह की कल की मैं ट्वीट्स आ रही हैं। अगर आपने ये वेल अलर्ट ट्विटर अकाउंट है जहां पे जो बिटकॉइन, इथेरियम और मार्केट की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो ये वेल अलर्ट देते हैं। तो ये कल इन्होंने एक वेल अलर्ट दिया है जिसमें 7.5 साल पुराना एक BTC वॉलेट था जिसमें तकरीबन 234 बिटकॉइन पड़े हुए थे, जिनकी इस वक्त वैल्यू जो है वो $15.2 मिलियन है। 434 बिटकॉइन आज से 7.5 साल पहले जिसने खरीदे होंगे, हार्डली उसने $500 के खरीदे होंगे, और $500 की उसकी इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त $15.2 मिलियन की हो सकती है। तो ये जिसने मूव किए हैं जस्ट एक्टिवेटेड, जाहिर बात है मुमकिन है वो इसमें से कुछ परसेंटेज या वो अपने पूरे BTC सेल आउट करवा के प्रॉफिट कैश आउट करवा सकता है। ये बिटकॉइन का मैंने एक बड़ा सा चार्ट आपके सामने ओपन किया है और साथ मैंने आपको सपोर्ट प्राइसेस और रेजिस्टेंस प्राइसेस वगैरह यानी दोनों सिनेरियो से मतलब आपको गाइड किया है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि आपने मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश अगर करती है तो आपके बाइंग ऑर्डर जो हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था 65,700 के करीब, और फिर मैंने आपको बताया था एक आपने बाय ऑर्डर लगाना है 63,300 के करीब। और परसों इत्तेफाक से मार्केट जब क्रैश की तो उसी प्राइस पे जाके फिर सपोर्ट लेवल से ऊपर बाइंग ऑर्डर की वजह से ऊपर चलेगी। अभी दोबारा, चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मार्केट में अफवाह है कि मजीद करेक्शन हो सकती है, तो दोस्तों भाइयों दो आपने पोजीशंस को, की पोजीशंस को माइंड में रखना है और यहां पे आप अपने बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। पहला आपका बाइंग ऑर्डर दोबारा अगर आप मिस कर चुके हैं तो आपका 63,300 को दोबारा आप लगा सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत करेक्शन होती है तो मुमकिन है मार्केट यहीं से यहां तक आए और यहां पे बाइंग ऑर्डर जो है दोबारा प्राइस को ऊपर ले जाए। अगर मार्केट यहां से भी नीचे करेक्शन करती है तो फिर आपका नेक्स्ट जो बाइंग पोजीशन बन सकती है वो 60,000 की रेंज में बन सकती है। वो आपकी खुद मर्जी है, आपने 60,000 पे लगाना है, आपने 59,000 पे लगाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लगाया तो आप 60,000 पे भी, फॉर एग्जांपल अगर आप 63,300 पे नहीं बाइंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो एक आप ऑर्डर लगा दें 60,000 के ऊपर और एक आप लगा दें 59,000 के करीब। इसके अलावा नीचे भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं इन केस अगर बिटकॉइन की मार्केट मजीद क्रैश करती है तो मुमकिन है 53,000 के करीब प्राइस चले जाए और यहां पर भी आपका बाइंग ऑर्डर लग सकता है। तो बहुत बहुत बेस्ट होगा। और इसके अलावा अगर आपने बिटकॉइन ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो दोस्तों उसको मत बेचिए, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जो है एज अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, प्लान बी की ओपिनियन के मुताबिक इस माह के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $98,000 तक जा सकती है। मैं भी उसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। इस माह से मैंने उसको वॉच करना शुरू किया। पहले तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता था, अब मैं उसको पर्सनल एक्सपीरियंस भी करूंगा। दूसरा,
जहां इतना आपने इंतजार किया, इस माह के एंड तक इंतजार करने में क्या मसला है, क्योंकि सब जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो न्यूज़ हैं, वो सारी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहां से मजीद ऊपर जा सकती है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हो सकती है वो मार्केट को जो फेस करनी पड़ेगी वो 65,800 के करीब है, और अगली जो रेजिस्टेंस है वो 67,000 की, जो लास्ट ऑल टाइम हाई है वो उसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है बिटकॉइन की प्राइस, तो बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। और कार्डानो कार्डानो के होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, और जिन्होंने खसूसन कार्डानो बाय किया हुआ है $2 50 सेंट, $2 70-80 सेंट की रेंज में किया है, वो परेशान है। तो मैं तो दोबारा ये कहता हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अभी सिर्फ ये है, मार्केट की जितनी टॉप क्रिप्टो करेंसीज है, सोलाना, टेरा लूना, पोल्का डॉट, ये सारे जो अच्छा गेन करते नजर आ रहे हैं, एवेलांच अच्छा गेन करता आपको नजर आ रहा है, लेकिन कार्डानो की प्राइस जो है आपको पिछले कई, ये मैं डेली का चार्ट खोला हुआ है, आप देखिए पिछले कई हफ्तों से इसकी प्राइस जो है बड़ी बड़ी विक्स बना रही है, बुलिश और बैरिश में आपको पूरी फाइट नजर आ रही है। लेकिन अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है इस वक्त, जो नेक्स्ट सपोर्ट है मेरी नजर में $2 की, उसके बिल्कुल करीब है। अगर मार्केट करेक्शन करती है, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बिटकॉइन का भी बताया, तो नेक्स्ट इसका टारगेट हो सकता है 1.81, यानी आप $1.82 पे भी बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर मजीद इससे नीचे करती है, जिसकी जो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हो जाता है मजीद, अगर पूरी मार्केट करेक्शन करती है, तो फिर कार्डानो भी लाजमी करेक्शन करेगी। तो फिर आपने कार्डानो अगर बाय करना है तो $1.50 की आपकी बेस्ट प्राइंग होगी। अगर मार्केट नीचे चले जाती है मेरे दोस्तों भाइयों, ये आपके लिए सबसे बड़ा बोनस और सरप्राइज होएगा, और यहाँ पे अगर आपके बाइंग ऑर्डर लगे होंगे और जब दोबारा कार्डानो ऊपर जाएगा, तो आपको अच्छा खासा गेन हो सकता है। उसके बाद इथीरियम की बात करें, तो इथीरियम को आप देखें, जब से इसका अल्टायर अपग्रेड हुआ है, बल्कि अल्टायर अपग्रेड क्या, ये सितंबर के आखिरी दिनों में, यानी सितंबर तो था ही बैरिश मंथ ना, तो अक्टूबर अक्टूबर या अक्टूबर आप कह लें, जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, इथेरियम की आपको प्राइस जो है वो ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखें कैसे मोमेंटम बनाया हुआ है। तो अभी तक इसकी भी कोई अच्छी खासी करेक्शन नहीं हुई है। अगर इथेरियम की भी करेक्शन होती है इस वक्त, तो वैसे ये जो रेड लाइन मैंने रेजिस्टेंस बनाई थी, कैंडल उसके ऊपर गई, लेकिन सेल ऑर्डर की वजह से वो दोबारा बिल्कुल सपोर्ट के प्राइस के ऊपर पहुंचा हुआ है, यानी $4740 की प्राइस पे है। अगर ये इस माफ कीजिए, माफ कीजिएगा, अगर ये अपनी सपोर्ट को 4690 की प्राइस को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो नेक्स्ट जो आपका बाइंग प्राइस हो सकती है वो 4100 $4200 की प्राइस हो सकती है। तो यहां पर भी आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं, और नेक्स्ट आपकी बाइंग प्राइस जो है वो $3900 की प्राइस इसकी हो सकती है। तो इथीरियम को भी आप लाजमी इसमें देखिएगा। इसके अलावा शिबा कोइन की एक न्यूज थी, वो मैं करके फिर साथ थोड़ा सा चार्टिंग की तरफ भी आऊंगा। ये को कोइन के जो सीईओ हैं, जॉनी, इन्होंने कल जनाब शिबा कोइन से मुतल्लिक स्टेटमेंट दी कि शिबा कोइन आप लोगों को होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, और साथ इन्होंने रीजनिंग ये बताई कि इनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, फिर प्रोजेक्ट के बारे में सारा डिस्कस किया। साथ इन्होंने कहा कि शिबा की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि एक वक्त में ऐसा आया कि 4-5 दिनों तक मुसलसल जो शिबा के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम था इनके को कोइन एक्सचेंज के ऊपर, वो वॉल्यूम बिटकॉइन और इथीरियम से भी ज्यादा था। और इसी फिर एक वक्त आया कि इथीरियम को भी इसने टॉप किया। तो इनकी नजर में शिबा कॉइन के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर आपने बाय करना है तो मैं आपको कुछ प्राइसेस वगैरह बता देता हूं, जो मेरी नजर में बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है। अगर आपने यहां कहीं ऊपर वाली प्राइस में बाय किया हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट टेट्रा 06, 7, 8, 9, यहाँ पे आप बाय करके फंसे हुए हैं, तो आप मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो अब आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बाइंग एंट्री लेनी है शिबा में, तो बेस्ट आपकी प्राइस मेरी नजर में इस वक्त जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो पॉइंट टेट्रा 05 है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। जो मेजर मेजर इसकी सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको ब्रेक करना शायद जो सेलर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो, वो है पॉइंट टेट्रा 034। क्योंकि जब रिटेलर्स जो हैं महंगे दामों कॉइन्स को बाय कर लेते हैं, तो वो फिर सेल आउट नहीं करते हैं, वो उसको होल्डल करते हैं और प्राइस का वेट करते हैं। तो शिबा की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है मेरी नज़र में। जो स्ट्रांग
प्राइस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शिबा की, वो है 0.18034 या 35। आप 34 पे या 35 पे एक बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर मार्केट ओवरऑल करेक्शन करती है और शिबा भी नीचे क्रैश करता है तो नीचे से आपका बाइंग ऑर्डर हिट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज है जी बाइनांस की तरफ से, और ये एक्चुअली मैं न्यूज आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाह रहा था कि हमारी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशियली, इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है कि हमारे पास इस इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। तो ये जो बाइनांस ने स्टेप लिया है, $100 मिलियन की फंड रेजिंग की है, क्यों की है? ये जो काम बाइनांस कर रहा है मेरे दोस्तों भाइयों, यही काम रियासतें करती हैं, टैक्स पेयर से पैसा कलेक्ट करती हैं और वो पैसा लेके हॉस्पिटल्स बनाती हैं ताकि अवाम को सहूलत दे, स्कूलिंग करती हैं ताकि अपनी अवाम को सोशलाइज करें, अपनी जो नेशंस की असूल हैं, जो नॉर्म्स हैं उसके बारे में आगाह करें, और इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि उनके शहरी जो हैं वो प्रॉस्पर करें, एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारें। तो बाइनांस की ये जिम्मेदारी नहीं है जो ये इन्होंने $100 की फंड रेजिंग की है, क्यों की है? क्योंकि बाइनांस विल डेवलप नेक्स्ट जनरेशन, वो अगली आने वाली नस्लों को तैयार कर रहा है ताकि वो क्रिप्टो मार्केट में जितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो एक्सपर्ट्स जो हैं उनको गाइड करें, और 4 मुख्तलिफ किस्म की एरियाज को वो करेंगे। एक तो इसी $100 मिलियन के अंदर वो अवेयरनेस इवेंट्स किया करेंगे। उस इवेंट्स में क्या होगा, लाइक के वो इस तरह के इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया करेंगे, अवेयरनेस इवेंट्स जो कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पैदा करेंगे, क्रिप्टो मार्केट से रेलिवेंट उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, ताकि वो खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो खुद क्रिप्टो मार्केट को स्टडी करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे और अपने लिए उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह का इंटरेस्ट पैदा करेंगे। उसके अलावा इंटर्नशिप प्रोग्राम और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी अलग इन्होंने फंड रेजिंग किया। फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी बाइनांस किया करेगा इसी $100 मिलियन के अंदर। इन्वेस्टमेंट किसके अंदर? ऐसी यूनिवर्सिटी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टडी करवाएंगी, उनको शायद ये स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर करें। इसके अलावा कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह करवाया करेंगे जिससे अवेयरनेस बड़े बड़े लोगों के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है एक बिग न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा सोलाना की बात करें तो सोलाना के को भी एक तरह का इथेरियम किलर बोला जाता है, और मार्केट में जब कभी भी मैं भी आपको गुफ्तगू करता नजर आता हूं तो मैं आपको कहता हूं जी देयर आर नंबर ऑफ इथेरियम किलर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इथेरियम आया, बिटकॉइन की जो लिमिटेशंस थी कि बिटकॉइन एक खुद एक इटसेल्फ एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च नहीं हो सकती थी एट स्टार्ट। अभी तो खैर टैप रूट के बाद उसके अंदर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर उसका मुतबादल, उसका एडवांस वर्जन जो नेक्स्ट जनरेशन था बिटकॉइन को कहा जाता है कि वो ब्लॉकचेन फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन है, जबकि इथेरियम को सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो इथेरियम के जब आया मार्केट में तो उसके फिर बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए, स्केलेबिलिटी के इशू आ गए, उसकी स्पीड के, उसकी ट्रांजैक्शन फीस के। तो उसको सॉल्व करने के लिए मजीद इथेरियम किलर आ गए जिसमें से सोलाना को भी इथेरियम किलर कहा जा रहा था। लेकिन ये गोकल है जी, राज गोकल इनका नाम है, सोलाना के ये लैब को फाउंडर है राज गोकल। इनसे जब कल इनकी ट्विटर पे बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा द प्रोजेक्ट हैज नो डिजायर, कि सोलाना प्रोजेक्ट की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि वो इथेरियम को किल करे, बल्कि वो तो चाहता है कि इथेरियम मजीद ज्यादा प्रॉस्पर करे। क्यों करे? वुड नॉट बी एबल टू फिट इट। अच्छा, आगे क्यों करना चाह रहा है? वो कह रहा है गोकल एम्फसाइज दैट इट डज नॉट हैव टू बी फाइट। वो कहता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे की टांगें खींचे, हम साथ मिलके क्या करना चाहते हैं, हमारा जो मेन मकसद टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का ये होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कंपीट करना नहीं, बल्कि ये हमारा एम होना चाहिए मेन, कि हम लोगों को वेब 3.0 की तरफ लेके जाएं, इंसानियत को। अब वेब 3.0 क्या हो सकता है, आपको थोड़ा मैं ये बता देता हूं। 1980 की दहाई और 1980 से 90 के दरमियान जो पीरियड था टेक्नोलॉजी का, उसमें जो ह्यूमैनिटी है उन्होंने फर्स्ट टाइम पीसीस देखे। पीसीस क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। हर इंसान के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर था जिसके अंदर वो कंप्यूटर को यूज करके साइंटिफिक और कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते थे। तो बड़ा बेसिक फॉर्म का वो कंप्यूटर था। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो कहा गया यार क्या कंप्यूटर भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। फिर ये सोचा गया कि यार ये तो एक घर एक दफ्तर में कम्युनिकेशन है, क्या हम रिमोटली भी, एक बंदा एक दफ्तर में बैठा है, दूसरा दफ्तर जो है किसी और शहर में या किसी और कंट्री में है, क्या वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? जब ये सोच डेवलप हुई तो फिर उसके बाद इंटरनेट डेवलप हुआ। जब इंटरनेट, पहला इंटरनेट डेवलप हुआ, उसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, वो वेब 1.0 था।
उसमें फ़र्क ये था कि जो पहला वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेब टेक्नोलॉजी, वेब ब्राउज़र और इंटरनेट स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो क्रिएटर थे जिन्होंने वेबसाइट बनानी थी, वो अपनी वेबसाइट बना लेते थे। उसके बाद वो जिसके साथ शेयर करते थे, जो रीडर होता था उसका या वो सर्फर होता जो जो वेबसाइट विज़िट करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेबसाइट को रीड कर सकता था, वो कंटेंट जो उसके प्रोड्यूसर ने दिया है। इसको बोलते थे, यानी जो फर्स्ट वेब 1.0 है, उसमें जो क्रिएटर है, जो कंटेंट बनाता है, उसके जो विजिटर हैं, वो सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये 90 की दहाई की बात है। फिर 90 सन 2000 के बाद टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस हुई, तो वेब 2.0 आ गया। वेब 2.0 में क्या था कि पहले तो सिर्फ जो प्रोड्यूसर था वो एक वेबसाइट बना के दे देता था विजिटर को, विजिटर सिर्फ रीडर था। जब दूसरी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई इस इंटरनेट की, जो वेब 2.0 हो गया, उसमें क्या था कि जो विजिटर था ना, वो सिर्फ वेब को रीड कर सकता था, इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता था, कंटेंट को ना सिर्फ वो रीड कर सकता था, बल्कि उसमें उस पे अपनी ओपिनियन का इजहार भी कर सकता था, जिसकी मिसाल फेसबुक है, जिसकी मिसाल जो है यूट्यूब है। यानी आप मेरी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद आप मुझे बाकायदा जो फीडबैक देते हैं, और उस फीडबैक से अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं अपने मजीद कंटेंट को इंप्रूव कर सकता हूं। तो ये सारी चीज, ये जो कम्युनिकेशन है, इसको वेब 2.0 बोलते हैं। वेब 1.0 क्या है कि मैंने कंटेंट बनाया, आप उसको लाइक करते हैं, ठीक है, नहीं लाइक करते हैं, यू कांट डू एनीथिंग, आप पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर सकते हैं। इसका एडवांस वर्जन वेब 2.0 क्या था कि ना सिर्फ आप रीड कर सकते हैं एज अ विजिटर, बल्कि आप उस पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। फिर अब आ गया वेब 3.0। वेब 3.0 ये जो राज गोकल आपको कह रहा है कि हमें आपस में compete नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ह्यूमैनिटी है, हमें इनको वेब 3.0 पे लेके जाना चाहिए। अब वेब 3.0 क्या है? इसमें ना सिर्फ जो कंटेंट बनाने वाला है, वेबसाइट बनाने वाला है, आप उसके साथ रीडिंग के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बल्कि उसकी जो कंटेंट है उसको ओन भी कर सकते हैं। इसकी मिसाल गेमिंग है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इतनी ज्यादा, जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी है, ऑक्सी इन्फिनिटी का मेरा प्रोग्राम वेब 3.0 ही की एक मिसाल है कि मैं ना सिर्फ ऑक्सी इन्फिनिटी को वेबसाइट इंटरनेट के जरिए एक्सेस करता हूं, बल्कि मैं उसको प्ले करता हूं, यानी एग्जीक्यूट करता हूं। तीसरा, मैं उसको ओन भी करता हूं। वो जो ऑक्सीज मेरे पास हैं, वो मेरी मेरी प्रॉपर्टी हैं, उनको मैंने अपने पास रखा है। तो ये वेब 3.0 है। वेब 3.0 इंटरनेट की यूं समझ लें कि इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो विजिटर है, ना सिर्फ वो रीड करता है, स्टडी करता है, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करता है, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, बल्कि वो उसको ऑन भी करता है, यानी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है इंटरनेट को। तो ये वेब 3.0 है। तो गोकल का ये कहना कि अगर आपने इंसानियत के लिए कोई खिदमत करनी है, तो इंसानियत को हेल्प करें कि वो वेब 3.0 पे अपने आप को एडवांस करें, और आप ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज मार्केट में लेके आए जो कि इंसानियत की खिदमत करें। तो इसके अलावा आगे आते हैं जी। ये मियामी, आपको पिछले दिनों मैं शेयर करता आ रहा था कि मियामी कॉइन, जो सिटी कॉइन्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इनके मेयर ने अभी अनाउंस किया है कि ना सिर्फ मियामी से जितना इन्होंने पता नहीं मिलियंस डॉलर इन्होंने कमाया था, वो फिर इन्होंने, मेरा ख्याल है, वहां पे जो सिटी गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट्स के काम होते हैं उसमें उन्होंने लगाया। बल्कि अब वो ये कह रहे हैं कि जो मियामी शहरी हैं, उनके साथ हम फ्री बिटकॉइन शेयर करेंगे। खसूसन जरूरी नहीं कि सिर्फ उनके साथ जिन्होंने मियामी कोइन में इन्वेस्टमेंट किया है, या जिन्होंने मियामी कोइन को होल्ड किया है, जिन्होंने नहीं भी किया लेकिन वो मियामी शहरी हैं, तो उनके साथ ये फ्री बिटकॉइन शेयर करेंगे। ये मैं आपके साथ न्यूज इस वजह से शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों भाइयों, आने वाले वक्तों में मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड जो है बढ़ता जाएगा। पहले मियामी से ये काम स्टार्ट हुआ, फिर न्यूयॉर्क की तरफ गया, फिर एक दो और भी अमेरिका के शहर हैं, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बढ़ता जाएगा। हर शहर अगर अपना क्रिप्टो कॉइन रखेगा, और इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिसकी अपनी बिटकॉइन लेयर 2 सॉल्यूशन कंपनी है स्टैक्स, वो सिटी कॉइन्स को फैसिलिटेट कर रहा है। और ये ट्रेंड अगर बढ़ता जाएगा, तो यहां से क्या होगा कि ये जो सिटी गवर्नमेंट्स को अपने डेवलपमेंट के काम हैं उनके, वो उनको करने के लिए टैक्स पेयर के पैसे की बजाय वो क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पैसा निकाल सकते हैं। उसके अलावा ये गेमिंग का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। मैं आए दिन आप लोगों को अपडेट करता जा रहा हूँ। ये एक मल्टीनेशनल ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टीम लिक्विड। इन्होंने रिसेंटली कॉइनबेस के साथ एक एग्रीमेंट किया है, और आप देखते जाएं, मैं आपको
आप उम्मीद रखें कि आइंदा आने वाले दिनों में और जो गेमिंग इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नाम हैं, वो क्रिप्टो मार्केट में आपको शिफ्ट होते नज़र आएँगे। अभी ये कॉइनबेस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट क्यों किया है? क्योंकि ये चाहते हैं कि जब ये क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आएँगे, अपनी गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उस वक़्त जो इनकी यूज़र बेस है, उनको जो ट्रांज़ैक्शंस की सहूलत है क्रिप्टो करेंसीज़ के ज़रिए, वो कॉइनबेस उनको इस तरह का सेटअप करके दे। तो ये भी एक तरह का आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। लास्ट में ये मैं एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जो कि एक डॉग्स ऑफ इलन नाम का एक टोकन है। उन्होंने शेयर किया कि विटालिक बटरन ने उनका जो टोकन है DOE वो होल्ड किया हुआ है। होल्ड वूल्ड वगैरह नहीं किया। ये जैसे शिबा कॉइन के मालिक ने जब शिबा कॉइन डेवलप किया, टोकन डेवलप किया इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, उसके हाफ जो है 50% टोकन इलन मस्क के बगैर उसके पूछे उसके वॉलेट में फेंक दिए। तो इन्होंने भी सेम इसी तरह किया। मेरा ख्याल है उसकी उसको कॉपी करने की कोशिश की कि जैसे इस तरह हुआ तो एक पर्सनैलिटी के साथ अपने टोकन को जोड़ के शायद ये एक हाइप मिल जाए। हाइप तो बहरहाल इसको मिली है, इसकी प्राइस जो है वो आप गई है। अब मैं ये वीडियो आपके साथ क्यों ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, पिछले 2-3 वीडियो में मैं आपके साथ इथीरियम नेमिंग सर्विस के बारे में, ENS टोकन के बारे में आपको बताता आ रहा था। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये इथीरियम ईथरस्कैन पे जाके आप किसी भी इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एड्रेस किसी इथीरियम टोकन का, किसी आम टोकन होल्डर का, जैसे मैं हूं, मेरा ये इथीरियम एड्रेस है, मैं यहाँ पे आपको कॉपी करके, ये देखें यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी किया, ईथरस्कैन पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं अपना एड्रेस पेस्ट करूंगा, तो ये मेरे एड्रेस की सारी डिटेल आ जाएगी, मेरे पास बैलेंस कितना है, यहाँ पे मैं ERC20 मेरे पास कौन कौन से टोकन पड़े हुए हैं, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये ERC ऑक्सी इन्फिनिटी के मेरे टोकन पड़े हुए हैं, SLP मेरे पास पड़े हुए हैं, OVR मेरे पास पड़े हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई मेरे वॉलेट की। अब मैं जो आपको ENS की बता रहा था, विटालिक बटरन ने भी अपना ENS जो है वो किया हुआ है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं विटालिक डॉट ETH, ये मैं सर्च कर रहा हूं। तो ये जो वॉलेट एड्रेस आया है मेरे दोस्तों भाइयों, ये विटालिक बटरिन जो इथीरियम का फाउंडर है, उसकी उसका ये एड्रेस है। ये साथ आपको क्वेश्चन भी लिखा नजर आ रहा है। अब मैंने विटालिक बटरन के एड्रेस मुझे याद नहीं है और मेरा ख्याल है खुद भी उसको याद नहीं है, तो उसने ENS यानी इथीरियम नेमिंग सर्विस से अपने वॉलेट एड्रेस को अ, उस वर्ड्स में कन्वर्ट किया जिसे वो खुद भी याद रख सके और उसके बारे में अगर कोई सर्च करना चाहे वो भी याद रख सके। मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया, द इथीरियम नेम विटालिक बटरन रिवर्स टू दिस एड्रेस। इस एड्रेस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला एड्रेस सेम वही एड्रेस है जिसको ये ट्विटर पे बताया जा रहा है। ये देखें A96045 और ये देखें सेम एड्रेस A96045, सेम यही एड्रेस विटालिक बटरन। और इसके अगर आप टोकन्स की लिस्ट में जाएं तो इस 7.3 मिलियन का इस वॉलेट एड्रेस में बैलेंस है। इसमें आप ये देखें, ये डॉग्स ऑफ इलन, यहाँ पे आपको बैलेंस नजर आ रहा है। तो ये मैं आपको बताना, एक तो आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपने कभी भी किसी इथीरियम का टोकन की आपने सर्च करनी है कि उनके पास कितनी लिक्विडिटी है, कितना उनके पास बैलेंस है, कितना उनकी सप्लाई है, तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे पेश करें, उसकी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा, इस तरह अगर आपको किसी का ENS एड्रेस मिल जाता है तो उस तरह आप एड्रेस भी लिखें, जैसे मैंने विटालिक डॉट ETH लिखा तो मुझे उसकी सारी डिटेल मिल गई। तो ये थी आज की वीडियो और ये देखें साथ आपको फ्रॉम, ये जो है सारी डिटेल भी नजर आ रही है कि इस तरह जो है इन आउट हो रहा है। ये 3 दिन पहले जो है, हाँ, ये 3 दिन पहले एक ट्रांजैक्शन की है विटालिक बटरन ने के एड्रेस से हुई है ये वाली। ये पता नहीं विटालिक बटरन का ही एड्रेस है या किसी ने इस नाम से रजिस्टर करवा लिया, ये भी कोई मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन खैर अगर इधर ट्विटर पे किसी ने किया है तो जाहिर बात है उनके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी तो किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आप दोस्तों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।